नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पाखी और आज मैं सुनाने जा रही हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी परिणीता का हिंदी अनुवाद। कोलकाता के एक शांत मोहल्ले में पुरानी हवेलियाँ बरसों से अपनी गरिमा में खड़ी थी। ऐसे ही एक गली में दो हवेलियाँ बिल्कुल साथ में सालों से अपनी गरिमा बनाई थी। एक हवेली में नवीन बाबू अपनी पत्नी और बेटे शेखर के साथ रहते थे और दूसरी हवेली में गुरुचरण बाबू अपनी पत्नी, दो बेटियों और भांजी ललिता के साथ रहते थे। यूं तो दोनों पड़ोसी थे और दोनों घरों के आपस में अच्छे रिश्ते थे, परंतु हैसियत में दोनों में काफ़ी फर्क था। गुरुचरण बाबू एक गरीब सेवानिवृत्त क्लर्क थे। उनकी आमदनी बहुत सीमित थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। जायदाद के नाम पर सिर्फ पुरखों की हवेली थी और बाकी वो अपने परिवार का गुजारा मुश्किल से कर पाते थे। गुरुचरण बाबू के घर का वातावरण एकदम सादा था, पर एक चीज़ वहाँ पे बहुत खास थी, ललिता। 16-17 साल की सांवली, सलोनी, बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों वाली ललिता एक चेहरे पर हर वक्त हल्की सी मुस्कान रहती थी। बचपन में माँ बाप को खोने के बाद ललिता को गुरुचरण बाबू ने अपनी बेटी की तरह पाला था। ललिता घर के कामों में हाथ बंटाती, पूजा पाठ में रुचि रखती और अपने शांत स्वभाव की वजह से पूरे मोहल्ले में लोग उसे पसंद करते थे। दूसरी तरफ नवीन बाबू एक धनवान और प्रतिष्ठित वकील थे। उनके इकलौते बेटे का नाम था शेखर। शेखर लगभग 25 साल का, शिक्षित, संगीत प्रेमी, पर स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल तरह का युवक था। उसका ललिता के घर आना जाना बचपन से था। ललिता और शेखर दोनों ही साथ साथ में बड़े हुए थे और बड़े होने पर एक अजीब सी दूरी और आकर्षण से बंध गए थे। हालांकि कभी दोनों के बीच किसी भी तरह का प्रेम संवाद नहीं हुआ था, फिर भी उनके संबंधों में एक अनकही आत्मीयता थी, जो ना दोस्ती थी और ना ही प्रेम, या फिर शायद दोस्ती से बढ़कर प्रेम के जैसा कुछ। ललिता जब भी पूजा की थाली लिए तुलसी में जल चढ़ाती, तब शेखर छत से नीचे झांकते हुए उसे देखता और मुस्कुरा देता। और जब शाम को शेखर सितार लेकर कोई राग छेड़ता तो ललिता कमरे में बैठकर आंखें बंद कर बस चुपचाप उसे ही सुनती। दोनों की दुनिया में शब्दों की कमी थी, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी थी। एक दिन की बात है, शेखर जब गुरुचरण बाबू से शाम के समय मिलने आया तो देखा कि वो एक युवक के साथ बैठे थे। शेखर से उस युवक का परिचय करवाते हुए गुरुचरण बाबू ने बताया कि वो गिरीन बाबू थे। गिरीन एक आधुनिक विचारों वाला, सामाजिक और बेहद विनम्र नौजवान था। पहली ही मुलाकात में गुरुचरण की ईमानदारी, निस्वार्थता और समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के उनके दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावित हो गया था। समय के साथ गिरीन का घर में आना जाना बढ़ गया था। शेखर को ये खलने लगा था। गिरीन एक सज्जन युवक था और ललिता को महज एक मित्र मानता था, लेकिन शेखर के मन में उसके लिए ईर्ष्या होने लगी थी। ललिता, जो इन बातों से अनजान थी, जब भी मासूमियत से कुछ कहती तो शेखर उसे डांट देता या फिर उलझे हुए शब्दों में जवाब देता। ईर्ष्या के मारे अब वो अंदर ही अंदर जल रहा था। इस सब के बीच एक दिन गिरीन ने बड़ी सहजता से गुरुचरण बाबू को पैसों की मदद पेशकश की। शेखर को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा कि क्यों गुरुचरण बाबू ने गिरीन से मदद ली और उसे नहीं कहा। शेखर के मन में उथल पुथल मची हुई थी। हालांकि वो गिरीन को पसंद करता था, उसके आदर्शों का सम्मान भी करता था, लेकिन जब बात ललिता की होती तो वो भीतर ही भीतर जलने लग जाता था। हालांकि उसने कभी ललिता से प्रेम का इजहार नहीं किया था, पर कभी उसे किसी और के साथ देखता तो बेचैन हो उठता। उधर गुरुचरण बाबू की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
बेटियों की शादी, परवरिश, दवाइयों का खर्च सब उनके बूढ़े कंधों पर था। जमीन जायदाद नवीन बाबू के पास सालों से गिरवी पड़ी थी और वे उन्हें कोई भी सहयोग नहीं देना चाहते थे। ऐसे में गिरीन उनकी मदद करता, कभी दवाइयाँ ले आता तो कभी बच्चों के लिए किताबें। एक दिन गुरचरण बाबू ने ललिता को अपने पास बुलाया। उस दिन उनकी तबीयत थोड़ा खराब थी, उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें चिंता से भरी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ललिता, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला ले लूं। कैसा फैसला बाबूजी? ललिता घबरा गई। गुरुचरण बाबू ने ललिता का हाथ थाम लिया और बोले, अगर तुम कहो तो मैं गिरीन से शादी के लिए बात करूं। ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर कमरे से बाहर चली गई बिना कोई उत्तर दिए। वो रात ललिता की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसने खिड़की से बाहर चांद को देखा और फिर पास रखी शेखर की दी हुई एक पुरानी किताब को सीने से लगा लिया। अगले दिन ललिता की तबीयत खराब थी और वो दिन भर चुपचाप बैठी रही। उधर शेखर के मन का द्वंद्व अब असहनीय हो चला था। एक रात वो अपने पिता से उलझ पड़ा, आपने गुरुचरण बाबू की मदद क्यों नहीं की पिताजी? आप तो बड़े आदमी हैं ना, आपको उनकी मजबूरी क्यों नहीं दिखती? नवीन बाबू गुस्से में बोले, मैं कोई दानखोर नहीं हूँ कि सबकी मदद करता फिरूं और उस घर में आने जाने की तुम्हारी भी अब सारी आदतें बंद हो जानी चाहिए। शेखर को समझ आ गया था कि अब चुनाव उसे करना था, या तो ललिता के लिए सब कुछ छोड़ दे या फिर हमेशा के लिए चुप रहे और ललिता को भूल जाए। एक रात जब सब सो चुके थे तो शेखर चुपचाप गुरुचरण बाबू के घर जा पहुंचा। ललिता तुलसी चौरे के पास बैठी कुछ पढ़ रही थी। ललिता, शेखर ने धीमे से स्वर में कहा, तुम इस वक्त? ललिता चौंक गई। अगर बाबूजी तुम्हारा विवाह गिरीन से तय कर दे तो क्या तुम कर लोगी? ललिता कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, जो मामा जी कहेंगी मैं वही करूंगी, और कोई तो मेरा अपना है नहीं। शेखर ने तुलसी चौरे के पास रखे सिंदूर को ललिता के माथे पर लगा दिया और बोला, अब तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी ना? अब तो मैं तुम्हारा अपना हूँ। ललिता की आंखों में आंसू थे। वो शेखर के साथ पल भर में विवाह बंधन में बंध चुकी थी, जो सामाजिक नहीं था, बस प्रेम ही उनके विवाह का एकमात्र साक्षी था। ललिता के जीवन में अब एक अदृश्य सा परिवर्तन आ चुका था। सिंदूर की उस पतली सी रेखा ने उसका मन पूरी तरह बांध लिया था। समाज की नज़रों में वो अब भी गुरुचरण की भतीजी थी, लेकिन उसके मन की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उधर शेखर भी असमंजस में था। एक ओर ललिता के प्रति उसका प्रेम, उसका आत्मिक बंधन, और दूसरी तरफ उसके पिता का कठोर स्वभाव, समाज का भय। समय के साथ गुरुचरण बाबू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर की आर्थिक तंगी और दवाइयों का खर्च, इन सब ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। एक दिन अचानक ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। गिरीश को जैसे ही ये खबर मिली वो तुरंत डॉक्टर को लेकर वहाँ आ गया। हालांकि शेखर को भी ये खबर मिली, पर उस वक्त वो कहीं बाहर था। कुछ देर बाद रात के सन्नाटे में गुरुचरण बाबू ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। अब ललिता अकेली थी। घर की हालत खराब थी और रिश्तेदारों की भी उपेक्षा साफ दिखने लगी थी। लेकिन ललिता ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी बहनों और घर को संभाला और अपने आंसुओं को भीतर ही कहीं छुपा लिया। गिरीन ने इस कठिन समय में उसका साथ नहीं छोड़ा और गुरुचरण बाबू के अंतिम संस्कार का भी पूरा प्रबंध किया। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन गिरीन ने ललिता से कहा, अगर तुम्हें मेरा साथ मंजूर हो तो मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। ललिता चौंक गई।
उसकी आंखों में कुछ ठहराव था, पर उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मेरी शादी हो चुकी है। फिर ललिता ने गिरीन को शेखर के बारे में सब बता दिया। गिरीन ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर बोला, क्या शेखर अपने पिता के खिलाफ तुम्हारे लिए बगावत कर पाएगा? और वो क्या तुम्हें समाज के सामने स्वीकार करेगा? ललिता की आंखें भर आई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि वो सिर्फ शेखर की है, चाहे कोई माने या ना माने। उधर शेखर अपने पिता के दबाव में व्यस्त था। नवीन बाबू अपने बेटे के लिए एक धनी जमींदार की बेटी को चुनाव कर चुके थे। उन्हें ललिता से शेखर का रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। एक दिन शेखर जब घर लौटा तो उसे खबर मिली कि ललिता और उसकी बहनों को उनके पुराने मकान से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो घर नवीन बाबू के नाम पर गिरवी था। शेखर जब दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा तो ललिता वहां नहीं थी। पड़ोसियों से पता चला कि उन सब को गिरीन अपने घर ले गया था। शेखर को ये सुन बस यूं लगा जैसे कि उसका सब कुछ छिन गया हो। जल्दी से वो गिरीन के घर जा पहुंचा। वहां ललिता को देख थोड़ी राहत उसे मिली, लेकिन ललिता ने उससे बिल्कुल बात नहीं की और ना ही उसकी तरफ देखा। गिरीन ने नम्र स्वर में कहा, शेखर बाबू, अब समय आ गया है कि आप स्पष्ट निर्णय लें। अगर आप ललिता से प्रेम करते हैं तो समाज के सामने उसे स्वीकार करें, और अगर नहीं तो उसे जीवन में आगे बढ़ने दें। शेखर को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। बस वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। ललिता की आंखें और उसका मौन सब उसे झकझोर रहे थे। सुबह होते ही शेखर ने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया, मैं ललिता से प्रेम करता हूँ पिताजी, और उसी से विवाह भी करूँगा। आप चाहें तो मुझे घर से निकाल दें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। नवीन बाबू आग बबूला हो गए। उस नीच अनाथ लड़की से शादी करोगे तुम? उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? वो नीच नहीं है पिताजी, वो मेरी पत्नी है। हमारी शादी हो चुकी है। शेखर लगभग गरजते हुए बोला। पहली बार आज पूरी हिम्मत के साथ उसने अपने पिता से ललिता का पक्ष लिया था। अब शेखर का मन वर्षों की उलझन से मुक्त हो गया था। समाज और पिता के विरोध की आंच अब भी बहुत तेज थी। वो अपने घर से निकलकर सीधे गिरीश के घर पहुंचा तो देखा ललिता चुपचाप एक कोने में बैठी थी, शांत मगर आंखों में असंख्य तूफान लिए। शेखर ने पास जाकर सर झुका दिया और बोला, मुझे पता है मैंने बहुत देर कर दी है, पर मैं अब आ गया हूँ ललिता। मैंने अपने पिता से कह दिया है, तुम ही मेरी जीवन संगिनी हो। अब मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी का डर नहीं। ललिता ने शेखर की तरफ देखा। उसकी नजरों में पछतावा था। मेरे लिए समाज से लड़ पाओगे? ललिता ने पूछा। मैं खुद से लड़ चुका हूँ, अब और किसी का डर नहीं। ललिता ने पहली बार अपनी पीड़ा को आंसुओं में बहने दिया। वर्षों का त्याग, उपेक्षा सब उस एक पल में आंसुओं में बह गए थे। शेखर ने ललिता का हाथ थामा। अब हम दोनों साथ हैं, हमेशा के लिए। दुनिया चाहे जो कहे, मैं तुम्हें सबके सामने अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आज से नहीं बरसों से। मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल बस तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। कुछ ही समय बाद ललिता एक संगीत शिक्षिका बन चुकी थी और शेखर अपने व्यवसाय में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था। और वो एक छोटा सा सिंदूर जो कभी ललिता के बालों में चुपके से भर गया था, अब वो गर्व और अधिकार के साथ हर दिन उसकी मांग में चमकता था।